हे जंकीज, 2017-2018 से पहले जिस इंटेल को आप जानते थे, आज वो इंटेल अपने नाम का आधा भी नहीं रह गया है। अगर हम बात करें इंटेल के शेयर्स की, तो वो बहुत ही तेजी से नीचे गिरते जा रहे हैं और वहीं पर उनका जो कॉम्पिटिटर है AMD, उसके जो शेयर है वो बहुत ही तेजी से उठते जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इंटेल के साथ प्रॉब्लम चल क्या रही है, क्यों जो टीम रेड है AMD वो 7 नैनोमीटर पर जा चुकी है और 5 नैनोमीटर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी TSMC को दे चुकी है, लेकिन इंटेल अभी भी जो उसकी 11 जेन आ रही है 14 नैनोमीटर पर काम कर रही है। तो आखिर 14 नैनोमीटर 7 नैनोमीटर डेस्कटॉप वर्जन में है क्या, उसका मतलब क्या होता है और वो इंटेल की प्रॉब्लम क्या चल रही है, इन सब के बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम बात करें 2017-2018 से पहले, तो इंटेल एक ऐसी कंपनी थी जो अगर आप डेस्कटॉप पर कहीं भी देखते थे वहां पर इंटेल का स्टिकर लगा होता था, तो लोग सोचते थे कि ये जो पूरा डेस्कटॉप है ये इंटेल ने बनाया है, जबकि उसमें सिर्फ और सिर्फ CPU लगा होता था इंटेल का। तो इंटेल जो ओवरऑल ब्रांड था वो काफी ज्यादा बड़ा था। इंटेल जो 14 नैनोमीटर वाली टेक्नोलॉजी लेकर आया था, चाहे वो कंज्यूमर के लिए हो या फिर सर्वर लेवल पर, तो वो लेकर आया था 2014 में। उसके बाद 2015 में 14 नैनोमीटर प्लस आई टेक्नोलॉजी। उसके बाद र्यूमर आया कि 2016 में जाके 10 नैनोमीटर पर इंटेल काम करना शुरू कर देगा, मतलब 2016 या 2017 में इंटेल का पहला 10 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर आ जाएगा। ऐसा नहीं हो पाया, इंटेल ने इस चीज को डिले कर दिया। चलो ठीक है, आप सबको पता है कुछ टाइम पहले तक एप्पल जो है वो इंटेल के चिपसेट को ही यूज करता था, तो एप्पल ने इंटेल पर दबाव डाला कि भैया एक काम करो, हमारे लिए तुम 10 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर बनाना शुरू कर दो। ठीक है, इंटेल ने बोला चलो 2016 में नहीं हो पाया, 17 में नहीं हो पाया, 18 में हो पाएगा। 18 में भी वो कैंसिल हो गया, लेकिन 2018 में कुछ और भी हुआ। जहां इंटेल अपने 14 नैनोमीटर को नहीं छोड़ पा रहा था, वहीं पर AMD अपने नई आर्किटेक्चर के साथ आया जिसका नाम था Ryzen 1। काफी अच्छा प्रोडक्ट साबित हुआ 2017 में, लेकिन 2018 में आया Ryzen प्लस, मतलब Ryzen का सेकंड जनरेशन नहीं था, लेकिन Ryzen की 2000 सीरीज चल गई थी। तो यहाँ पर उसने एकदम से सेल्स को पलट सा दिया। मतलब आप ये लगा लो कि इंटेल का i9 9900K आपको मिल रहा था करीब 50-55 हजार रुपए का, और उतने ही कोर का लगभग उतना ही ज्यादा पावरफुल Ryzen 7 2700X आपको मिल रहा था करीब 30 हजार रुपए का। तो यहाँ पर पूरे 25 हजार रुपए का, मतलब ऑलमोस्ट आधे दाम पर आपको लगभग 90% परफॉर्मेंस मिल रही थी इंटेल की। और उसके बाद तो मानो इंटेल का जो डाउनफॉल शुरू हुआ वो अभी तक रिकवर नहीं हो पाया है। AMD अपने थर्ड जेन में 7 नैनोमीटर का प्रोसेसर लेकर आ चुका है, जबकि आज 2021 में भी इंटेल अभी भी 14 नैनोमीटर पर अटका हुआ है। हाँ, फाइनली ये र्यूमर आ रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर मे बी इंटेल 10 नैनोमीटर पर शिफ्ट हो सकता है, लेकिन अभी जो 11th जेन के प्रोसेसर आएंगे वो आपको 14 नैनोमीटर प्लस 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 पर ही देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि AMD 7 नैनोमीटर पर है, इंटेल 14 नैनोमीटर पर है, इनकी परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम है, जबकि ऐसा होना चाहिए था कि इंटेल की परफॉर्मेंस आधी होनी चाहिए थी AMD के मुकाबले। क्यों? क्योंकि उतने ही सरफेस एरिया में नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स AMD के पास ज्यादा हैं। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? ऑब्वियसली नहीं। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? तो थ्योरेटिकली अगर देखा जाए तो इंटेल के एक ट्रांजिस्टर की जगह पर AMD के 2 ट्रांजिस्टर आने चाहिए थे, लेकिन एक्चुअली में तो ऐसा हो नहीं रहा। तो फिर आखिर प्रॉब्लम क्या है? तो यहाँ पर प्रॉब्लम है चिप की मैन्युफैक्चरिंग। प्रोसेसर जो है वो सिर्फ ट्रांजिस्टर्स का नहीं बना होता, ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, उन ट्रांजिस्टर में सिलिकॉन भी होता है, कुछ गेट्स भी लगे होते हैं जो ओपन बंद होते हैं, क्योंकि जब आप 10 नैनोमीटर से नीचे जाते हो तब क्या होता है, तब एक लीकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब जैसे आप एक ट्रांजिस्टर को चाहते हो कि उसका इलेक्ट्रॉन अभी मूव ना करे, वहां से सिग्नल पास नहीं होना चाहिए, लेकिन आप वोल्टेज अप्लाई नहीं करते हो, उसके बाद भी सिस्टम की हीट की मदद से वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाती है और वो जंप कर जाता है, वोल्टेज लीक हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम आने लगती है 10 नैनोमीटर से नीचे। तो यहाँ पर इस चीज को दूर करने के लिए गेट्स बनाए जाते हैं, जो कि गेट्स थोड़े से चौड़े भी हो जाते हैं। और मैं बात कर रहा हूँ ये सारी की सारी डेस्कटॉप वर्जन के लिए। क्यों? क्योंकि डेस्कटॉप के जो सारे के सारे कोर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं इन कंपैरिजन टू आपका जो मोबाइल वर्जन है। मोबाइल में मोस्टली 1 या 2 कोर्स ही होते हैं जो पूरी परफॉर्मेंस करते हैं, बाकी सारे एफिशिएंसी कोर्स होते हैं जो कि मेन से बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। तो मोबाइल वाला सीन अलग है, डेस्कटॉप के लिए सीन अलग है। हम बात कर रहे हैं डेस्कटॉप CPUs की। तो यहाँ पर ये जो 3D स्ट्रक्चर बनता है उसके बनाने की प्रोसेस भी ये डिपेंड करती है कि ट्रांजिस्टर्स कितने ज्यादा होंगे सरफेस एरिया के अंदर। अब जैसे फॉर एग्जांपल इंटेल का जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाला है 10 नैनोमीटर पर, वो AMD के 7 नैनोमीटर से भी ज्यादा डेंसर है। मतलब अगर प्रोसेसर का साइज सेम है दोनों का, तो इंटेल के प्रोसेसर में 10 नैनोमीटर के होने के बावजूद भी नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि उसकी अरेंजमेंट उस तरीके से करी गई है। अब आप पूछोगे कि भैया जब इंटेल ऐसा कर सकता है तो AMD वैसी अरेंजमेंट क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि AMD के पास वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो इंटेल के पास है। इंटेल आज से उसमें नहीं है, इंटेल को 20 साल 25 साल हो चुके हैं मैन्युफैक्चरिंग करते हुए, आर्किटेक्चर करते हुए, डिजाइन करते हुए,
होंगे। तो इंटेल बहुत पुराना खिलाड़ी है, इंटेल के जो इंजीनियर्स है वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के हैं। वहीं पर अगर AMD की बात करें तो उसे अभी जो राइजन सीरीज आई हुई है उसको 5 साल भी नहीं हुए। तो यहाँ पर रिलेटिवली ये काफी ज्यादा नई कंपनी है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा कि AMD के इंजीनियर्स को इतना ज्यादा कुछ नहीं पता, नहीं, लेकिन इंटेल यहाँ पर काफी ज्यादा एडवांटेज ले जाता है। आप खुद ही सोचो कि 14 नैनोमीटर के प्रोसेस पर होने के बावजूद भी वो 7 नैनोमीटर से कितना तगड़े तरीके से कम्पीट करता है। इंटेल ऑब्वियसली महंगा है और जो प्रोसेस है वो उसको नीचे नहीं कर पा रहा, ये प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन फिर भी आर्किटेक्चर के दम पर वो जो फिजिकल चीज है उसको कम्पीट कर रहा है। ये इंटेल के लिए एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर आपको एक और बात ध्यान रखनी है, जब आप कंपेयर करोगे तो आपको कभी भी नैनोमीटर के जो ट्रांजिस्टर का साइज है वो तो अलग अलग कंपनियों के बीच में कंपैरिजन नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इंटेल के 14 नैनोमीटर को AMD के या फिर मैं कहूं TSMC के, क्योंकि AMD खुद नहीं बनाता, इंटेल अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद करता है। AMD जो है वो TSMC से अपनी मैन्युफैक्चरिंग करवाता है। तो TSMC के 7 नैनोमीटर को आप इंटेल के 14 नैनोमीटर से कंपेयर नहीं कर सकते। आप TSMC के 14 नैनोमीटर को TSMC के 7 नैनोमीटर से कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो परफॉर्मेंस गैप मिलेगा वो ऑलमोस्ट 1.6 1.7 टाइम्स देखने को मिलेगा, लेकिन दो अलग अलग मैन्युफैक्चरर को आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर हमारा मेन सवाल कि आज तक इंटेल 14 नैनोमीटर पर क्यों अटका हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहला रीजन है कि इंटेल जल्दबाजी नहीं करना चाहता। हाँ, उसका मार्केट शेयर डाउन हो रहा है, हाँ उसके कंज्यूमर्स जाते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके कंज्यूमर बिल्कुल बंद हो गए हैं। आज भी लोग इंटेल का प्रोसेसर्स खरीदते हैं। क्यों? नंबर 1 रिलायबिलिटी। इंटेल ने जो भरोसा जीता है लोगों का वो आज तक बरकरार है। भरोसा इसलिए भी है क्योंकि आज भी जो उसकी स्टेबिलिटी है, या फिर मैं कहूँ इन जनरल जो डेवलपर्स हैं वो इंटेल के प्रोसेसर को ध्यान में रख के चीजों को बना रहे हैं। तो इस वजह से भी हो सकता है कंपैटिबिलिटी का जो इशू आता है AMD के अंदर, उसमें कभी कभी, मैं ये नहीं कह रहा हर बार, कभी कभी आपको थोड़ी बहुत अनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है और इस चीज से बचने के लिए लोग आज भी इंटेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरे जो गेमर्स हैं वो भी इंटेल को प्रेफर करते हैं क्योंकि उसकी इंडिविजुअल जो क्लॉक स्पीड है वो AMD से आज के मुकाबले ज्यादा है। अगर आप इंटेल के प्रोसेसर्स को देखो तो उनकी ओवरक्लॉकेबिलिटी वो भी AMD से ज्यादा है, मतलब आप उसको ओवरक्लॉक ज्यादा कर सकते हो AMD के मुकाबले। हाँ, ऑब्वियसली उसको काफी बड़े कूलर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी एक बार को आप उसको ज्यादा ओवरक्लॉक कर सकते हो। तो जब लोग इंटेल अभी भी खरीद रहे हैं तो इंटेल अभी भी बिक रहा है, इस वजह से वो जल्दबाजी नहीं कर रहा। अब जल्दबाजी नहीं कर रहा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है यहाँ पर नंबर 1 यील्डिंग की। हमको पता है TSMC मास प्रोडक्शन करती है बहुत सारे लोगों के लिए, सैमसंग प्रोड्यूस करता है अलग अलग लोगों के लिए और खुद के लिए भी, लेकिन यहाँ पर इंटेल जो है वो अपने प्रोसेसर्स खुद बनाता है। उसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बना रखा है जिसमें वो अपनी चिप्स बना सके। तो यहाँ पर एक टर्म निकल कर आती है यील्डिंग। देखो होता क्या है, जब भी आप प्रोसेसर बनाने के लिए एक सिलिकॉन का वेफर लेकर आते हो तो उसमें जब आप ट्रांजिस्टर्स को रखते हो उसको किस तरीके से आप लाइट, मतलब अल्ट्रावायलेट लाइट, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मैं सिंपल बता रहा हूँ, उस पर लाइट डालते हो, उससे वो चीज आपस में जुड़ती है। तो यहाँ पर जब भी ये प्रोसेस होती है तो यील्डिंग का मतलब क्या होता है कि एक वेफर के अंदर कितना % प्रोसेसर जो है वो बना और कितना % काम का नहीं है। कई बार क्या होता है कि एक ही वेफर के अंदर से आधा पार्ट जो है वो काफी अच्छा प्रोसेसर निकलता है, बाकी का आधा उतना अच्छा नहीं निकल पाता। तो करते क्या है कंपनीज, जैसे फॉर एग्जांपल आप स्नैपड्रैगन का ले लो, वो क्या करती है, मान लो उसने 7 नैनोमीटर पर काम करा, तो 7 नैनोमीटर पे उसने क्या करा कि उसने 865 बनवाने के लिए दिया। अब उसमें यील्डिंग की वजह से कुछ प्रोसेसर काफी अच्छे निकल गए, कुछ प्रोसेसर थोड़े से बेकार निकल गए। तो यहाँ पर उसने क्या किया कि जो प्रोसेसर ठीक उनके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से थे उसको निकाला, उसको दे दिया कि भैया ये है हमारा 865, और जो प्रोसेसर उनकी स्पेसिफिकेशन से अच्छे निकल गए उनको साइड में रख दिया। ये उन्होंने अब जाकर लॉन्च करा है 870 के नाम से। कुछ प्रोसेसर उसी वेफर में से ऐसे भी थे जो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उस चीज को उन्होंने 700 के किसी सीरीज में डाल दिया होगा नाम डाल के। तो यहाँ पर यील्डिंग की वजह से भी चीजें इस तरीके से काम करती हैं। अब इंटेल इतने सारे अलग अलग प्रोसेसर तो नहीं बना सकता क्योंकि उसका i3 अलग, उसमें जो नंबर ऑफ कोर्स रहती हैं वो अलग होती हैं, i5 उसमें नंबर ऑफ कोर्स अलग रहती हैं, i9 में कोर्स अलग रहती हैं, डेस्कटॉप और जो सर्वर CPU है उसमें कोर्स अलग रहती हैं। तो इसी वजह से एक ही वेफर में से अगर मोस्टली प्रोसेसर जो है वो खराब हो जा रहे हैं तो उनके लिए नुकसान वाली बात है, और यही चीज इंटेल के साथ हो रही है। वो अभी तक ये फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि वो किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग को करें कि यील्डिंग कम से कम हो। इंटेल के अभी तक 14 नैनोमीटर पर रहने का जितना भी रीजन है वो सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग का ही है। जिस लाइट को वो यूज करना चाह रहे हैं अपने मटेरियल के साथ, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रोसेसर जो है वो सिलिकॉन का वेफर तो मिलता नहीं है, उसके अंदर मेटल रहता है, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सारा कुछ लगा रहता है। तो इसी वजह से इंटेल के इंजीनियर्स अभी तक ये फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि वो किस मटेरियल के साथ जाएं ताकि उन्हें एफिशिएंसी और डेंसिटी जो वो चाहते हैं
वो मिल पाए। इवन यहाँ पे ये भी निकल कर आ रही है न्यूज कि वो अपने प्रोडक्शन को आउटसोर्स भी कर सकता है, मतलब या तो वो सैमसंग के पास जाएगा या TSMC के पास जाएगा या फिर दूसरी जो चिप बनाने वाली कंपनीज है उनके पास जाएगा। और ये एक बहुत बड़ी बात होगी। क्यों? क्योंकि इंटेल के पास बिलियंस ऑफ डॉलर, मिलियन भी नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, R&D सेंटर्स है जहां पर लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे में इतना सारा पैसा इन्वॉल्व होने के बाद भी फिर से कई मिलियन डॉलर्स देकर दूसरे कंपनी से अपने प्रोसेसर को बनवाना, ये एक बहुत ही बड़ा रिस्क हो सकता है इंटेल के लिए। तो देखना यह है कि 10 नैनोमीटर पर अगर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं अगले साल तो मेरे हिसाब से वो प्रोडक्शन को आउटसोर्स नहीं करेंगे। लेकिन अगर इस बार भी फेल होते हैं तो उनको ना चाहते हुए भी अपने प्रोडक्शन को आउटसोर्स करना पड़ेगा। तो बस आप मुझे बताओ कि अगर आपको आज एक प्रोसेसर लेना है तो आप किसको ज्यादा प्रेफर करोगे? मैं आज भी जानता हूं कि बहुत सारे लोग दिल से चाहते हैं कि वो इंटेल को लें, लेकिन पैसों की वजह से वो AMD की तरफ जाते हैं। हालांकि अब AMD भी सस्ता नहीं रहा है, अब ऑलमोस्ट दोनों की प्राइस सेम हो चुकी है। 3rd जेन जब से आया है उसने बिल्कुल वही प्राइस दी है जो इस टाइम इंटेल ऑफर कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप मेरी सलाह मानोगे तो सबसे पहले मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अभी सिस्टम बिल्ड करने का कोई भी सेंस नहीं बनता। प्रोसेसर और GPU MRP से ज्यादा में बिक रहे हैं बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ सिलिकॉन। तो अभी आप थोड़ा वेट कर सकते हो तो जरूर करो। और रही बात प्राइस की, तो दोनों के प्राइस बिल्कुल सेम है, AMD का ले लो या इंटेल का ले लो। लेकिन अगर आपको गेमिंग करनी है तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप इंटेल के साथ जाओ। अगर आपको प्रोडक्शन का काम करना है, अगर आपको नंबर ऑफ कोर्स ज्यादा चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल आफ्टर इफेक्ट्स हो गया या प्रीमियर प्रो हो गया, इन सब में अगर आपको काम करना है तो आप AMD की तरफ जा सकते हो। तो बस मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम इसी तरह की ज्ञान भरी बातें आपसे करते रहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।